बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने पढ़ी थी फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कि किस तरह एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई हम चार्ज रखें तो इस क्लोज सरफेस पर जो फ्लक्स पास होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। इसका तरीका मैंने बताया था कि किस तरह हम फाइंड करेंगे। वो क्लोज सरफेस को हमने डिवाइड करना है स्मॉल पैचेस को में, और हर पैचेस के लिए जो फ्लक्स होगी पेयर वो हमने ऐड करनी होगी। लेकिन उसी ही क्लोज सरफेस की फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका भी है जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ या गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या इंट्रोडक्शन किया है, यानी किसी भी क्लोज सरफेस की फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक अनदर अल्टरनेटिव मेथड एक जर्मन मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट है जिसका नाम है गॉस। उसने बता दिया किस चीज़ के लिए, टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के इर्द गिर्द जो फ्लक्स होती है वो फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका है बता दिया। इससे पहले हमने क्लोज सरफेस को फ्लक्स फाइंड करने के लिए स्मॉल पेजेस में हमने डिवाइड करनी होती थी, लेकिन इन स्मॉल पेजेस से आसानी से इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए गॉसेस ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ है क्या चीज़, इनकी स्टेटमेंट यह है कि द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अगर किसी क्लोज सरफेस में जितनी चार्जेस रखी गई हो, जितनी चार्ज इनक्लोज की गई हो, तो इस क्लोज सरफेस पर इसकी जो टोटल फ्लक्स होगी, नेट फ्लक्स का मतलब टोटल फ्लक्स, वो कितनी की बराबर होगी, वो बराबर होगी 1/ε0 टाइम्स और टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में जितनी चार्ज इनक्लोज की गई है, अगर इस चार्ज को हम डिवाइड कर दें ε0 पर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर, और मैथमेटिकली गॉसेस लॉ हम लिख सकते हैं नेट फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। अब इसका गॉसेस लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस की फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो इतना इंतहाई आसान तरीका है कि इस फ्लक्स के अंदर जितनी चार्जेस हैं और इस सरफेस के अंदर जो मीडियम है, इस मीडियम की परमिटिविटी पर हमने ये डिवाइड करनी है, तो ये क्लोज सरफेस की जो टोटल फ्लक्स होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है। अब अगर हम यही इक्वेशन नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई ε0 हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं कि किस तरह गया, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेंगे, क्लोज्ड सरफेस लेंगे। इस क्लोज सरफेस के अंदर हम एक चार्ज लेंगे, सपोज वो चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो क्यू के बराबर है। इससे पहले भी हमने ये पढ़ी थी कि अगर क्लोज सरफेस की फ्लक्स हम फाइंड करेंगे तो क्लोज सरफेस को हम स्मॉल पैचेज में डिवाइड करेंगे, जिस तरह ये क्लोज सरफेस हमने डिवाइड किया है स्मॉल पैचेज में, और हर पैच की जो एरिया है वो बराबर है डेल ए, जिसको हम डिफरेंशियल एरिया भी कह सकते हैं। और इससे पहले मैंने बताया था कि ये स्मॉल पैचेस जो है, स्मॉल एलिमेंट इतनी छोटी लेनी होती है ताकि इनकी जो एरिया होती है वो हमें फ्लैट नज़र आ जाए। सपोज एक एरिया हमने, एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है और इनकी वेक्टर एरिया जिस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी स्मॉल चार्जेस से उसी ही डायरेक्शन में होती है। यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल होती है वो एंगल कितनी की बराबर होगी, वो एंगल 0 के बराबर होगी। इस तरह हर चार्ज के लिए अगर हम यही फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर सपोज एक एरिया हमने ले लिया A1 डेल्टा A1, तो इसके लिए थ्रू जो फ्लक्स होगी वो बराबर होगी φ1। दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया एरिया एलिमेंट, जिसकी थ्रू फ्लक्स जो होगी वो बराबर होगी φ2। इस तरह φ3 अप टू सो ऑन φn, जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट होगी। और फ्लक्स हमें मालूम है कि फ्लक्स किस चीज़ की बराबर होती है, फ्लक्स हमें मालूम है कि फ्लक्स बराबर होती है E.A या EA into cos ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पर cos 0 है तो cos 0 अगर हम पुट कर दें EA cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। और एरिया चूँकि स्मॉल एलिमेंट में लिया है इसलिए फर्स्ट स्मॉल पैचेस
के थ्रू जो फ्लक्स होगी वो बराबर होगी ए डॉट डेल्टा A1। इस तरह दूसरी के लिए ए डॉट डेल्टा A2, ई डॉट डेल्टा E3 अप टू सो ऑन ई डॉट डेल्टा AN। और डॉट का ख़त्म करने के लिए कास थीटा होगी और कास 0 बराबर होती है A1। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर पेचेस पर, हर स्मॉल एलिमेंट पर सेम होगी, क्योंकि एक ही चार्ज है, जिसकी वजह से हर एलिमेंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी E। क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्योंकि स्फीयर की शक्ल में लिया है तो कांस्टेंट है, K तो वैसे भी कांस्टेंट है, चार्ज भी एक ही चार्ज है, चेंज नहीं हो रहा है। और इनकी जो चार्ज हमने लिया है चूँकि वो सेंटर पर लिया है, इसकी वजह से हर पेच, हर एलिमेंट की जो डिस्टेंस होगी, रेडियस होगी, वो भी स्मॉल होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी इक्वल होगी। इस तरह अगर हर पेज की जो एरिया है वो हम ऐड कर दें, समेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टोटल एरिया को फाइंड करने के लिए समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा AI। अब हम फाइंड करते हैं टोटल फ्लक्स को, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ की बराबर होती है, वो बराबर होती है K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दस ये है इक्वेशन नंबर 2। और ये टर्म समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा AI, ये इस सरफेस की, क्लोज सरफेस जो हमने लिया है, इसकी टोटल एरिया की बराबर है। क्योंकि टोटल एरिया हमने लिया है, हर पेच अगर हम ऐड कर दें तो एक स्फीयर की शक्ल में आती है, जिसकी वजह से ये टर्म जो है ये इस क्लोज सरफेस की टोटल एरिया के बराबर होती है। और क्लोज सरफेस चूँकि हमने स्फीयर की शक्ल में लिया है, और स्फीयर की जो एरिया है वो हमें मालूम है बराबर होती है 4 पाई R स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसल, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर कैंसल, रिमेनिंग Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हम देखें, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होती है, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ये डिपेंड करता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितनी है। नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रही है। सेकंड डिपेंड कर रही है यही फ्लक्स मीडियम इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, कि क्लोज सरफेस के अंदर जो मीडियम है वो मीडियम कौन सी है, मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है। यानी अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगी, टोटल फ्लक्स चेंज होगी। इस तरह अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तो मीडियम की चेंज होने की वजह से पेयर फ्लक्स चेंज होगी। लेकिन इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि नेट फ्लक्स जो है ये डज नॉट डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सरफेस। यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन में हमें ये पता नहीं चलता कि फ्लक्स आया पर डिपेंड कर रहा है या नहीं। इस इक्वेशन से सिर्फ चूंकि Q है और एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि टोटल फ्लक्स जो है ये सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि फ्लक्स जो है वो रेक्टेंगल है या स्फीयर है या एक स्क्वायर की शक्ल में है या एक ट्रायंगल की शक्ल में है या एक कोन की शक्ल में है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। और इसके अलावा दूसरा, टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस की एरिया पर भी डिपेंड नहीं कर रहा कि सरफेस की एरिया कितनी है, छोटा है या ज़्यादा है, इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सपोज़ अगर हम एरिया को चेंज करते हैं तो एरिया की चेंज होने के साथ अगर चीज़ की रेडियस में तो चेंज आएगा, रेडियस में चेंज आएगा, लेकिन रेडियस की चेंज होने के साथ इनकी एरिया में भी चेंज आएगा। जितनी
इनकी फ्लक्स की सपोज यहाँ पर अगर हम देखें, जितनी फ्लक्स चेंज होगा रेडियस की वजह से उतना ही फ्लक्स चेंज होगा एरिया की वजह से, जिसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से एरिया पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, और सेकेंड वन मीडियम ऑफ द क्लोज सरफेस की मीडियम ऑफ द क्लोज सरफेस कौन सी है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।